नमः संस्कृताय मित्रों। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो है आपके सामने संस्कृत का जो है एमसीक्यूज आपके समक्ष उपलब्ध है। तो चलिए आज इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ये प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंस में दर्ज कर लीजिए, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आपका होगा देवनागरी। समझ रहे हैं ना। संस्कृत भाषा की लिपि जो है देवनागरी है, जो कि आंसर भी आपका एक ही साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परार्ध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, पर धन अर्ध, पर धन आर्ध, पर धन अर्ध, उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आंसर आपके सामने है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसको कैसे अलग करते हैं, संधि कैसे करते हैं और संधि विच्छेद कैसे करते हैं, उसको हम बता दें आपसे। इसमें आपका सर्वप्रथम पहले ये आपको देखना होगा कि इसमें कौन सी संधि काम कर रही है। तो इसमें आपका देख रहे हैं ना, रा पर आपकी आ की मात्रा लगी हुई है ना। तो इस तरह से आप जो है सीधा अपना दिमाग दीर्घ संधि पर ले जाइए। समझ रहे हैं ना, बीच में आ की मात्रा लगी हुई है और वहीं से आपका खंड होगा। समझ रहे हैं ना। तो इसका हो जाएगा पर धन, और ये जो रा पे आ लगा हुआ है, ये आ इधर आ जाएगा, मतलब दूसरे भाग में, और उसके बाद आपका अर्ध। समझ गए ना। और जब इन दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो ये आ जो है रा पर चला आएगा और ये आपका पीछे अर्ध जो है लग जाएगा, तो बन जाएगा आपका परार्ध। समझ में गए ना भैया। तो ये आपका कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। स्वर संधि का पहला भाग दीर्घ संधि है। समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। सर्वतः शब्द की योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? सर्वतः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? इसका सही जवाब आपको देना है। तो सर्वतः में आपका जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आपको जो है सर्व का रूप आपको याद करना पड़ेगा सर्वतः का। तो उसमें आप देखेंगे कि द्वितीय विभक्ति में सर्वतः शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो आपको इस रूप को याद करना पड़ेगा, इस विभक्ति को। समझ रहे हैं ना, सर्व का। तो जो है आपका द्वितीय विभक्ति में सर्वतः शब्द मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 50 का जो है संस्कृत शब्द क्या होगा? 50 का संस्कृत शब्द क्या होगा, जो कि हमने संस्कृत में आपको इसके बारे में एक हमने वीडियो बनाया था, सभी गिनतियों को। तो आप थोड़ा अपनी तरफ से जो है गिनतियों को याद करने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। हमने आपको बताया था 15, 14 और आपका इधर 19, 29, 39। तो ये जो आपके जो है हमने जो संख्या आपको गिनाई है, 29, 39, 49, 59, 69 और 79, 89, और ये आपका 96, और उसके बाद आपका 80। तो ये सब संख्याएं आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जो हमने अभी संख्याएं आपको गिनाई, ये संख्याएं बार बार पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही आसान सा पूछ लिया गया है 50 का। 50 का संस्कृत शब्द क्या है? तो आपको बता दें, हमेशा गिनती से एक नंबर पूछ लिया जाता है भैया, पूछ लिया जाता है। इस नाते आप पर हम
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गिनती वाला मैटर आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 1 नंबर आपका लॉलीपॉप की तरह इधर उधर नहीं होगा, आपके हाथ में आएगा। समझ रहे हैं ना? गलती मत करिएगा। बार बार कह रहे हैं आपसे, गिनती वाला चैप्टर आप एकदम उसको रट्टा मार जाइए, गलती ना होने पाए। चलिए, तो इसका आपका सही आंसर आपके सामने है। 50 का संस्कृत शब्द क्या होगा? तो 50। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अस्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप क्या होगा? अस्था का मतलब पहले आपको ये देखना है कि अस्था मतलब होता क्या है। अस्था मतलब ठहरना या रुकना होता है। तो जो कि आपका ये धातु है, अस्था धातु है, और इसका जो है रूप जो है लट लकार में प्रथम पुरुष में बहुवचन में क्या बनेगा? तो अस्था में जो है आपका तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। समझ रहे हैं ना? लट लकार में प्रथम पुरुष में तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। तो तिष्ठन्ति आपका बहुवचन, यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही इशारा कर रहा है। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठत तिष्ठतः तिष्ठत, तिष्ठामि तिष्ठावः तिष्ठामः। तो ये आपका लट लकार में हमने आपसे आपके समक्ष रूप सुनाया। तो ऐसे आपके प्रश्न एक जो है पूछ लिए जाते हैं धातुओं का, और धातुओं से आपसे ये प्रश्न करेगा कि यह लट लकार या लंग लकार या लोट लकार या विधिलिंग में आपका कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में पूछ ले। तो इस तरह आपको पांचों माफ कीजिए, पांचों लकारों को याद करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो जब लकार आप याद किए रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको पुरुष और वचन दोनों आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्लियर? तो आप अस्था धातु का क्या बनेगा? तिष्ठत बनेगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नी उपसर्ग वश धातु और तिप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? बताइए। तो जो है आपका क्या बनेगा? तो आपके आज सामने ऑप्शन तो क्या बताएं जो है, लेकिन आंसर तो दिया हुआ है, लेकिन न्योसति बनेगा। नी उपसर्ग हो गया, ठीक। और वश मतलब क्या होना? वश का मतलब होता क्या है? वश धातु है ना, ये आपका वश धातु है। तो वश धातु मतलब होता है रहने से। तो नीव, ये हो गया नीव, और वसति। तो ये जो है आपका ये पा जो है आपका हलंत लोपस सूत्र से जो है पा का लोप हो जाएगा, और वसति ये ती जो है आपका इसमें जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा निवसति। समझ गए ना? तो नी उपसर्ग वस धातु तिप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? तो निवसति बनता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समझ गए ना? तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की धातु से बना है। तो आप हमेशा बचपन से इसको पढ़ते आए होंगे। जब भी आप संस्कृत को जो है पहले पेज को खोलते हैं, चाहे वो 6 में पढ़े हो, 7 में पढ़े हो, 8 में पढ़े हो, 9 में पढ़े हो, 10 में पढ़े हो, हमेशा भाषा का जो है एक छोटा सा संकलन दिया जाता है। तो उसमें लिखा जाता है भाषा जो है भास धातु से बना है। या बीएड या बीटीसी किए होंगे तो हमेशा जो है आपकी विज्ञान में ये शब्द पढ़ाया गया होगा। तो ये भास शब्द से बना हुआ है, ठीक ना? ये बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है। भास धातु से बना है। समझ गए ना? तो चलिए अब अगले भाग पर हम चलते हैं। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म वर्ण आपकी कितने हैं?
तो 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपका स, स, स और आपका ह। तो ये आपके क्या हैं? ऊष्म वर्ण हैं। समझ गए ना? क्लियर? बात स्पष्ट हो गई होगी। ऊष्म वर्णों की संख्या 4 है, स, स और ह। क्लियर? चलिए अगले भाग पर हम चलते हैं। यशोबलम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोबलम संधि, माफ कीजिएगा, यशोबलम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो होगा यशः धन बलम, यशः धन बलम, यश उबलम, यशोबलम। क्लियर? अब आपको इसका सही जवाब जो है आपका होगा बी, यशः धन बलम। समझ रहे हैं ना? यशः धन बलम जो है मिलकर क्या बनाएगा? यशो बलम। इसमें आपका विसर्ग संधि काम कर रही है। समझ रहे हैं ना? इसमें आपका विसर्ग संधि काम कर रही है। चलिए अब अगले भाग पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? वाचाम शब्द में कौन सी विभक्ति है? इसको आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको वाचाम शब्द का जो विभक्ति यानी रूप आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी होगा, षष्ठी विभक्ति। वाचाम शब्द में आपका षष्ठी विभक्ति होगा। समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक सर्वनाम शब्द के कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं? एक सर्वनाम शब्द के कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं? तो इसके जो है 7 विभक्तियां होती हैं। जैसे आपके अन्य रूप होते हैं उनकी भी सामान्यतः 7 ही विभक्तियां होती हैं। वैसे सर्वनाम शब्द की कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं? तो 7 पदों में जो है इसकी विभक्तियां बनती हैं। जैसे रूपों की आपके 7 विभक्तियां और 7 विभक्तियां बनती हैं, वैसे सर्वनाम में भी आपकी 7 विभक्तियां बनती हैं। लेकिन जो आपके जो रूप होते हैं सर्वनाम से हटकर, उसमें जो है आपको बता दें कि एक अष्टमी आता है। वैसे अष्टमी जो है प्रथमा का रूप ही माना जाता है, लेकिन आपका सामान्यतः 7 ही होते हैं। समझ रहे हैं ना भैया? तो एक सर्वनाम शब्द की जो है 7 विभक्तियों में पद बनते हैं। क्लियर हुई बात ना? तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमो नमः। जय हिंद, जय भारत।